भारत में चुनावी नतीजे आते ही जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है। बीजेपी को जनता ने बहुमत नहीं दिया और इसीलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। दिल्ली में एनडीए की मीट में ये दोनों ही धुरंधर नेता निवर्तमान पीएम मोदी के बगल में बैठे नजर आए। तीसरे कार्यकाल में मोदी का प्रभाव क्या सीमित हो जाएगा? क्या मजबूत विपक्ष अब संसद में सकारात्मक चर्चाओं को सुनिश्चित करा पाएगा? कुछ नेताओं के अहंकार की बातें हो रही हैं। क्या इस सत्ता के अहंकार में कमी आएगी? क्या जनता के मुद्दों को अब प्राथमिकताएं मिल जाएंगी? दिन भर दिल्ली की सियासी गलियों में भारी हलचलें देखने को मिली हैं। विपक्ष इंडिया ने भी बैठक की है। सत्ता गठन की संभावनाओं को टटोला गया है। मोदी को तीसरी बार जीत के लिए विदेशों से राष्ट्र प्रमुखों की बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। चीन ने भी मोदी को बधाई दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, जस हिंदी के लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। तो एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो ये कि एनडीए में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर हो गई है। इसी के साथ कई और सवाल हैं जिसके मायने समझने की कोशिश करेंगे और जनता के सामने उस विश्लेषणों को रखने की कोशिश करेंगे जो ये सियासी परिस्थितियां, भारत में बदली हुई सियासी परिस्थितियां बता रही हैं। जनता का मूड कैसा है, इन सवालों पर नज़र डाल लेते हैं। ये सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के कि एनडीए में बीजेपी की जो कमज़ोर स्थिति है इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इसके क्या मतलब मायने निकाले जाने चाहिए। नीतीश बाबू हो, चंद्रबाबू हो, इनका साथ एनडीए को कितना मजबूत कहा जाना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश की चुप्पी क्या दर्शाती है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद अब क्या होने जा रहा है। क्या ये यूपी में योगी को संकेत देने की कोशिश है या फिर केंद्र में किसी को संकेत देने की कोशिश है, समझेंगे इन सवालों को। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ है हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार बिहार से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हेमंत सर। एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही थी, एक फ्लाइट में, दिल्ली आ रही फ्लाइट, नीतीश और तेजस्वी साथ। क्या कमेंट करना चाहेंगे, आपका क्या आकलन, बिहार में क्या खबरें हैं? निश्चित रूप से अभी देश की राजनीति जिस मोड़ पर है उसमें ये तस्वीर काफी मायने रखती है, लेकिन इस तस्वीर के जो मायने पढ़े जा रहे हैं वो इतना, उसका रिजल्ट बहुत इतना ये इंस्टेंट नहीं मुझे लगता है कि आने वाला है। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि जो पढ़ा जा रहा है वो उसी रूप में ट्रांसलेट हो जी। तो ये इसमें मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसमें ये आप देखिए कि इतिहास ने एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है मोदी जी को, जो इस देश में 10 सालों से प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे और बहुत मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में, इस रूप में कि उनके पास जो बहुमत था वो ऐसा बहुमत था जिसमें उनकी पार्टी ही अकेले सरकार चला सकती थी। ये अलग बात है कि उसमें सहयोगी भी शामिल थे। तो इतिहास ने उनको ऐसे मोड़ पर ला दिया है कि जो मोदी जी दूसरे पार्टियों को डिक्टेट करते रहे थे 10 सालों से जी, दूसरी पार्टियों को कमजोर करते रहे थे, दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे थे, दूसरी पार्टियों के विधायकों को, सांसदों को अपने पार्टी में मिलवा ले रहे थे जी, सरकार तक इधर से उधर करवा दे रहे थे, वो मोदी जी आज की तारीख में खुद बहुत कमजोर स्थिति में आ गए हैं। ये भी तय नहीं है कि मोदी जी को ही बीजेपी अपना नेता चुनेगी। अभी आज की जो बैठक हुई है वो तो एक प्राथमिक बैठक थी, लेकिन उसके बाद जो अब कल 7 तारीख से लेकर 7 तारीख और आज के बीच में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के भीतर ही, जैसे वहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की इस्तीफे की पेशकश, योगी के बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उधर शिवराज सिंह की जो बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसको लेकर के, क्योंकि शिवराज सिंह के नेतृत्व में वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, उनकी बहुत अच्छी जीत मिली थी, उसके बावजूद उनको किनारे लगा दिया गया। लेकिन
जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती और शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हासिल की। जी। तो ये तमाम चीजें जो है ये उनके पार्टी के भीतर का भी जो ये है एक तरह से दबा हुआ जो असंतोष कह लीजिए, तो एक ऐसे मुहाने पर आकर के सब मुखर हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, तो ये सब हो रहा है। तो अब बीजेपी के लिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब तक गठबंधन की सरकार चलाने के लिए नहीं जाने जाते रहे हैं। मोदी जी बहुमत की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार चलानी होगी तो उसमें क्या सीन होगा, क्योंकि अब तक जो गठबंधन में उनके साथ लोग रहे थे, तो आप देख लीजिए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एनडीए का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी नहीं हुआ। ये मीडिया में ये खबरें आई कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वही एनडीए का घोषणा पत्र माना जाएगा, वही उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। आप याद कीजिए 2019 शपथ ग्रहण से पहले क्या हुआ, नीतीश कुमार चाहते थे कि ये एक पार्टी और एक मंत्री वाला फार्मूला नहीं चलेगा, इसको बढ़ाइए। उनका था कि हमारी पार्टी के 16 विधायक हैं तो हमको ज्यादा शेयर चाहिए, लेकिन उनको मना कर दिया गया। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह बीच में छोड़कर चले गए थे। और ये वही नीतीश कुमार है जो मोदी जी के पूरे कार्यकाल के दौरान उनके साथ इनका प्यार और नफरत का रिश्ता चलता रहा है। वो 2 बार गठबंधन से बाहर आए और गठबंधन से फिर भीतर गए। उसके पहले अभी गठबंधन टूटने से पहले इन्होंने उनका भोज कैंसिल किया, उनके साथ जो तस्वीरें खींची गई थी उन तस्वीरों का जो होर्डिंग लगा था उसको उतरवा दिया था उन्होंने, नीतीश कुमार ने। तो इस लेवल का रिश्ता इनके साथ रहा है। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार बराबर अटल और आडवाणी एरा को याद करते हैं और उन दिनों को याद करके बहुत वो खुश होते हैं कि वो क्या जमाना था जब अटल आडवाणी जी के साथ हमने काम किया था, सबका कितना सम्मान होता था। फिर अपनी सभाओं में हाल की जो चुनाव हुआ है लोकसभा की चुनावी सभाओं में नीतीश जी वो चर्चा करते रहे थे और जिनको नरेंद्र मोदी जी टारगेट कर रहे थे, जिन मुसलमानों को जिनका आरक्षण छीन लेने की बात उन्होंने की थी और उनको आरक्षण देने का काम नीतीश बाबू ने किया है। हाँ, नहीं, नीतीश जी ने वहां अपनी सभाओं में ये कहा कि हमने क्या क्या आपके लिए किया, हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई, हमने कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया, हम आपके पक्ष में खड़े रहे मजबूती के साथ। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें एक साथ चल रही थी। तो नीतीश वहां ये अलग बात है कि 12 सीटें नीतीश जी को भी आई है और 12 सीटें बीजेपी को भी बिहार में आई है। 2019 से ये कमजोर प्रदर्शन कहा जा सकता है। हेमंत जी, बीजेपी की वहां जो स्थिति है बिहार में, उसके बारे में भी आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। बीजेपी इस प्रदर्शन को कैसे आंक रही है? देखिए, बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है और बीजेपी जहां भी जीती है वहां उसके जीत का मार्जिन भी कम हुआ है। तो ये एक ऐसी पार्टी के ढलान पर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप समझ लीजिए कि 303 सांसदों वाली पार्टी अब धीरे और बिहार में नीतीश जी और इनको मिला लीजिए, दोनों पार्टियों को मिला करके और एलजेपी को मिला करके, सबको मिला करके जो था वो 40 में 39 सीटें उनके पास में थी। तो जो विपक्ष का जो कैंपेन था, जो पूरा लोकसभा चुनाव के दौरान जो विपक्ष ने कैंपेन चलाया, जो नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव ये था कि रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, संविधान और लोकतंत्र का सवाल, इन सवालों को जितनी प्रमुखता से विपक्ष ने उठाया, तो मुझे लगता है कि रैलियों में जो भीड़ आ रही थी और जितनी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, ग्राउंड लेवल पर एक होता है कि जब नेताओं की सभाएं होती है, चुनाव प्रचार होता है, तो उसका संदेश गांव-गांव तक, टोले मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए आपके पास एक उस तरह की प्रचारक की टीम भी होनी चाहिए। जो मैं गांव में भी रहता हूं और मैंने इसका अभाव देखा कि जो चीजें थी, जिन चीजों को लेकर के आप जा रहे थे, जो नैरेटिव सेट किया आपने, उसके अलावा जो वायदे थे, जो गारंटियां थी कांग्रेस की और विपक्ष की, चाहे वो अप्रेंटिसशिप का मामला हो, बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपए के अप्रेंटिसशिप का मामला, उसके बाद महिलाओं को 1 लाख रुपए का
की सहायता राशि जी। और 500 रुपए के गैस सिलेंडर, 10 किलो अनाज और बहुत सारी बातें, इन चीजों को नीचे तक ले जाने का बिहार के उस हिस्से में इसका असर दिखा 5 किलो अनाज वाले का। और उस हिस्से में आपको देखिए कि जो सफलता का रेट है, खास करके जो गंगा के इस जी। पार का जो पटना से इधर शाहाबाद का इलाका है, उन इलाकों में जाकर देख लीजिए, उन इलाकों में जी। ये बीजेपी के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी हुई है, चाहे उनके अलायंस के लिए, कि जी। वो इलाका पूरा आंदोलन की धरती है। और उस पर आप चले जाएंगे जिन इलाकों में, उन इलाकों में इसका ज्यादा असर वो 5 किलो अनाज वाला ज्यादा असर था। तो ये असर इसलिए था कि वहां पर आपके पास आपकी चीजों को नीचे तक, जो प्रचार है उसको लेकर के नीचे तक जाने वाली टोली नहीं थी, टीम नहीं थी। और ये बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपको चाहिए। तो जो बीजेपी को ढलान पर जो लाया गया, जी लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ग्राउंड जो है मजबूत कर लिया है ऑपोजिशन ने बिहार में, जो है सत्ताधारी गठबंधन को कहीं ना कहीं एक अच्छे से झटका दिया है और अपना ग्राउंड जो है वो मजबूत कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी जुड़े, उनसे समझेंगे कि ये जो नतीजे भारत की जनता ने दिखाए हैं या फिर फैसला किया है, इसके क्या मायने हैं। एनडीए में बीजेपी का कमज़ोर हो जाना, इसे कैसे देखा जाना चाहिए, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार कार्यभार संभालेंगे तो जो उनका कार्यकाल रहेगा उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या उनके रुख में घटक दलों के लिए कोई नरमी आएगी, उनका जो कद है पहले के मुकाबले उनको बड़े मंत्रालय मिलेंगे, ओहदे जो है वो बढ़ जाएंगे। इन सभी संभावनाओं को, आशंकाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली के सियासी गलियारों से एनडीए की अहम बैठक से एक जो तस्वीर सामने आई है वो भी चर्चाओं में चल रही है, और एक और तस्वीर जो बिहार से दिल्ली की फ्लाइट की है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है, उसकी भी काफ़ी चर्चाएं हैं। लेकिन एक जो तथ्य की बात है, एक जो मेजर फैक्ट है कि वर्तमान में एनडीए को जो साथ मिल रहा है, जो किंग मेकर हैं, चाहे वो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हो या जदयू प्रमुख नीतीश बाबू हो, दोनों को ही जो देखा जाए जो जीत में बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का है। इस तथ्य को सरकार के दौरान, सरकार गठन के दौरान कैसे देखा जाएगा। आइए सीधे अपने पैनलिस्ट के साथ चलते हैं। हमारे साथ हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार बिहार से जुड़े हुए, और सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। इन नतीजों को, जाहिर सी बात है, मेरे सवाल से पहले आपको पहले से ही ये बहुत चीज़ें जो डेवलपमेंट सामने आई हैं रिजल्ट्स के बाद, आप इनका आकलन कैसे करना चाहेंगे। दिल्ली से जो हलचलों की तस्वीरें सामने आई हैं उसका आकलन कैसे करना चाहेंगे। नीतीश बाबू की जो कोई ठोस टिप्पणी नहीं आई है, इसका आकलन कैसे करना चाहेंगे। धन्यवाद नेहा जी। ये जो चुनाव परिणाम है यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनादेश है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक जनादेश है, एनडीए के खिलाफ एक जनादेश है जी। ठीक है कि अपोजिशन को स्पष्ट तौर पर पूरी पूर्ण बहुमत का जनादेश नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके का यह जनादेश आया है नैतिक आधार पे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक हार है, एक नैतिक पराजय है। और अगर नैतिकता की बात की जाए तो उनको सरकार बनाने का दावा करना ही नहीं चाहिए, जो 1989 में जिस तरीके का कदम राजीव गांधी ने उठाया था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जनादेश सरकार बनाने के लिए उनको नहीं मिला। रही बात जो हलचल चल रही है, निश्चित रूप से एनडीए या सरकार का दावा नहीं छोड़ सकती, वो सरकार बनाने का प्रयास करेगी। उसमें एनडीए से ज्यादा इच्छा शक्ति जो है वह बीजेपी की है, बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहिए। अब सवाल केवल है कि एनडीए के जो घटक सदस्य हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी दूर तक चलने के लिए तैयार है। इसी स्थिति में जब उनके अलग हो जाने से सरकार बनाने की संभावना पूरी तरह से एनडीए की समाप्त हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको वह पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगा जो पॉलिटिकल स्पेस कोई भी विपक्षी दल या सहयोगी संगठन चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वह अपने सदस्यों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे, इसमें संदेह है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ वो साथ रह करके वह अपनी एकता को बनाए रख पाएंगे, इसमें भी संदेह है। दूसरी तरफ जब अगर वह भारतीय जनता पार्टी के विपरीत तो इंडिया दल समूह में जाते हैं, और एक तो वैचारिक विभिन्नता भी है एनडीए और उनके सहयोगी दलों के बीच में, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू में। टीडीपी भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात करता है और जेडीयू भी बात करता है, और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है, प्रबल रूप से खिलाफ है कि हम इसको नहीं होने देंगे। दूसरी चीज की जाति जनगणना के पक्ष में दोनों हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले नीतीश जी हैं, चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। तो कंट्राडिक्शंस ढेर सारे हैं जी। और लेकिन इस तरह के कंट्राडिक्शन कांग्रेस के साथ नहीं है। वह कांग्रेस के साथ अगर वो जाते हैं तो उनको एक पॉलिटिकल स्पेस भी मिलेगा, उनको अपने राजनीतिक गतिविधियों को, अपने नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को संचालित करने का अवसर भी मिलेगा, और एक तरह की राजनीतिक सुरक्षा भी मिलेगी जो अतीत में कांग्रेस ने अपने किसी गठबंधन सदस्य को नुकसान पहुंचाने की नहीं कोशिश की, जो अब तक का उसका इतिहास है। तो यह भी उनके साथ स्थिति आ सकती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि एनडीए सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, उनको करना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक समूह कोई भजन करने के लिए नहीं होता, सत्ता में ही आने के लिए होता है जी। लेकिन सवाल ये है कि यह जो कोशिश एनडीए की है वो कितनी कामयाब हो पाएगी। सरकार बन भी जाए तो वो कितनी दूर तक चल पाएगी। और कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के राजनीतिक परिणाम में कोई ना कोई राजनीतिक संदेश न छुपा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो और चाहे बिहार का हो जी। बिहार में इस गठबंधन में 0 से शुरू किया था अपना अभियान। 40 में 39 सीटें पिछली बार 2029 में जनता दल, जेडीयू और बीजेपी ने जीती थी। केवल 1 सीट मिली थी कांग्रेस को। इस बार वो 10 सीटों के पास है और बड़े नेता हार गए। आरके सिंह जैसे नेता को भी हारना पड़ा है जी। और जो तमाम इलाके हैं जो जिसकी बात कही जिसमें कि यह आंदोलन की जमीन है जी, उस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को कोई जगह नहीं मिल पाई। तो ये बिहार में भी एक राजनीतिक संदेश है कि राजनीतिक दल किस तरह का अभियान चाहते हैं, किस तरीके से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके या उन ताकतों के साथ रह करके जो ताकतें आपके राजनीतिक अभियान में सहयोगी है। यह निर्णय लेना है जनता दल यूनाइटेड को जी। मुझे लगता है कि अपने दीर्घकालिक राजनीति के लिए, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपनी ताकत को समेटे रखने के लिए जनता दल यूनाइटेड की पूरी संभावना है कि वह अब इंडिया दल समूह के साथ आ सकता है। वही स्थिति टीडीपी के साथ होगी। यह जरूर है कि यह जो सरकार बनेगी वह उतनी ताकतवर नहीं होगी जिस ताकतवर सरकार को चलाने की आदत मोदी जी को है जी। मोदी जी मजबूत सरकार चलाने के आदी हैं, मजबूर सरकार चलाने के आदी नहीं है जी। वो लोग आह्वान भी करते रहे हैं कि मजबूत सरकार बनाइए, मजबूर सरकार मत बनाइए। मिलीजुली सरकार चलाने की प्रकृति मोदी जी की नहीं है। अब यह भी सवाल है कि एनडीए के लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में या अमित शाह जी को गृह मंत्री के रूप में कितना स्वीकार कर पाएंगे। अगर वो स्वीकार करते हैं तो क्या वो अपने उन राजनीतिक अभियानों को भी चला पाएंगे जिन राजनीतिक अभियानों के लिए वो प्रयासरत हैं, जिसके लिए वो बीजेपी से लड़ते रहे हैं जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि एनडीए की सरकार भले अभी तात्कालिक रूप से बनती हुई दिख रही हो, लेकिन यह दीर्घकालिक सरकार नहीं होगी। अल्टीमेटली सरकार बनेगी इंडिया दल समूह की ही। लेकिन अगर इंडिया दल समूह की सरकार बनती है तो फिर वो संभावित चेहरे कौन से हैं, ये एक प्रश्न है जो लगातार इंडिया को भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में डालता आया है कि आखिर लीडरशिप जो है इंडिया गठबंधन का कौन थामेगा, क्योंकि इतने दावेदार हैं। और एक और जो नतीजे से निकलकर सामने आया है कि तमाम जो रीजनल स्टॉलवर्ड्स हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे ममता हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, सबकी जो है स्थिति
स्थिति पहले से सियासी जो चमक है वो काफ़ी ज़्यादा और प्रबल हुई है और चमकीली हुई है। इसको भी कैसे देखा जाना चाहिए कि जो रीजनल पार्टियां हैं भारत में, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो है स्टैंड और मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, बिहार में जदयू का, साउथ में चले जाइए तो बीजेपी को, तमिलनाडु में तो बिल्कुल ही जो है नकार दिया है जनता ने। हेमंत कुमार जी से समझ लेते हैं। हेमंत सर, कहीं ना कहीं ये जो नतीजे हैं बहुत सारी आशंकाओं को भी जन्म दे रहे हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि अगर इंडिया दल समूह को ये मौका मिलता है तो फिर लीडरशिप को लेकर जो अब जो फाइट है, असल फाइट है, ये फाइट के दावेदार बहुत सारे हैं। ममता बनर्जी ने अपना किला मजबूत किया है, अखिलेश यादव ने अपना किला इतना मजबूत कर लिया है। एक की स्टेट है उत्तर प्रदेश, और अगर आप साउथ चले जाइए तो डीएमके के सीएम स्टालिन, उनकी बात ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं इंडिया दल समूह में जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही सैक्रिफाइस की जो है अपेक्षा की जाएगी, जैसा कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे के समय किया। नेहा जी, एक बात देखने को मिली कि जब ये इंडिया अलायंस का जब गठन हो रहा था, जब पहली मीटिंग हुई थी, उससे लेकर के और उस चुनाव तक, मैं समझता हूँ कि जो भी नीतीश जी तो बीच में निकल गए छोड़ करके, लेकिन जो दल साथ हैं आज की तारीख में, तो ये लीडरशिप का मामला बहुत अधिक बड़ा एजेंडा वहां नहीं था। ये था कि हमको बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है। ये एजेंडा उनके लिए बड़ा एजेंडा था, और इसमें सभी दल इस एजेंडे को कि लीडरशिप किसके हाथ में होगा, कौन चेहरा होगा, इसको लोगों ने सेकेंडरी माना। और जब आपको याद होगा कि जब खरगे साहब का नाम सामने रखा था ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया था कि पहले नंबर तो जुटा लो, उसके बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो खैर, तो अब तो चुनाव के नतीजे आ गए हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी फिर से ताकतवर होकर के उभरी हैं। डीएमके तमिलनाडु में ताकतवर होकर के उभरा है। अखिलेश यादव एक तरह से मजबूत होकर के आज सामने आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके सामने अभी चुनौती ये है कि अगर प्रधानमंत्री बनने से रोकना है नरेंद्र मोदी को, और बीजेपी की सरकार बनने से रोकनी है, तो पहले तो आपको अपना नंबर ये जो मैजिक फिगर है वो ये हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए जो जिन दो बड़े सहयोगियों पर नजर है, उसमें नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, तो इनको कैसे आप साधेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये मसला आएगा कि लीडरशिप किसके हाथ में होगा। और मैं समझता हूँ कि जो अब तक का जो अनुभव है, जो दिख रहा है, उससे लगता है कि अगर लीडरशिप का मसला सामने आएगा तो खरगे पर हमको लगता है कि सहमति ज्यादा आसानी से बन सकती है जी। और उस पर किसी दल को, उनके नाम पर किसी दल को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और उसका एक मैसेज भी होगा, एक बड़ा संदेश भी होगा। और दूसरा नाम देखो, आनंद मिश्रा जी, उसका असर भी, ये राजनीतिक फायदा भी उसका होगा। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नाम वो खरगे हो सकते हैं, और उनके नाम पर कोई ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो एक तो ये लीडरशिप को लेकर के ये मुझे लगता है कि इसको ये बहुत बड़ा अभी तो इशू है कि आप नंबर कैसे हासिल करेंगे, और नंबर जहां से आता हुआ दिख रहा है वो दो व्यक्ति हैं, नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। तो इनको साधना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप कैसे उनको साधेंगे। तो ये पहला टास्क इनके सामने ये है। दूसरा जो टास्क है वो मुझे लगता है कि उसको हल करना बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उसमें जो शुरू से मैं देख रहा हूँ, मेरा ये है, अनुमान है कि खरगे को अगर आगे किया जाएगा तो बाकी के जो इंडिया जो अलायंस के जो लोग पार्टनर हैं, उसमें से किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सारी बातें तो मुझे लगता है कि सेकेंडरी है, लेकिन ये जो लीडरशिप के सवाल पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जी सुनील सर, आपसे ये समझ लेना चाहूंगी मैं कि अगर आप सुन पा रहे हैं, सुनील सर अगर आप सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपसे ही सवाल कर लेना चाहती हूँ हेमंत जी। सुनील सर, राजनीति का चाणक्य कौन दिखा इस बार? अनम्यूट कर। मुझसे पूछ रही है कि हेमंत जी से पूछ रही हैं आप? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ।
राजनीति का चाणक्य किसे मानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? किसके सर ये जो है सेहरा सजना चाहिए? राजनीति के चाणक्य तो राहुल गांधी हैं। इस देश की राजनीति को बदल दिया, लोगों की भावनाओं को बदल दिया जी, सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया। एक ऐसा नेता सामने आया जो लोगों से जूझता हुआ नजर आया, लोगों के मुद्दों के साथ खड़ा रहा और एक ऐसी मजबूत सरकार को चुनौती दी जिसको अपराजय माना जा रहा था। बिल्कुल। इस पूरे इंडिया दल समूह की ओर से, बल्कि पूरे के पूरे चुनाव अभियान में जो व्यक्ति चाणक्य साबित हुआ, एक योद्धा साबित हुआ, वो राहुल गांधी है। विपक्ष को विश्वसनीय बनाने का पूरा श्रेय राहुल गांधी को है। ठीक, बाकी है कि अन्य दलों की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते जी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन हो, किसी की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, किसी की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रव्यापी जो माहौल पैदा किया इस सरकार के खिलाफ, वो तो राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल बनाया कि जिस व्यक्ति को पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा सत्तारूढ़ दल पप्पू साबित करने में लगा हुआ था, उसने इस सत्ता को झकझोर के रख दिया। लोगों ने उन पर विश्वास किया और उनके अभियान पर विश्वास किया, उन मुद्दों पर विश्वास किया जिसको लेकर के जनता के बीच जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। तो मेरा तो अपना मानना है कि राहुल गांधी है। सर, बनारस में एक समय नतीजों के समय ऐसा लग रहा था कि पिछड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो वाराणसी का विकास, अयोध्या का विकास, क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के विकास मॉडल को नकारा है कि हमें इस तरह का विकास, इस तरह की जो संरचनाएं हैं, जो आधारभूत संरचना है, निर्माण है, इसको अस्वीकारा है? नेहा जी, आपको अपना प्रोग्राम 1 घंटे करने की आदत है जी। अगर आप उसको 10 मिनट तक समेट दें तो ये क्या आपकी पराजय नहीं है? आपके कार्यक्रम संचालन की क्षमता में ह्रास नहीं है जी? आपको अपने अभियान को चलाने रहने की इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? आपको आपके श्रोताओं और दर्शकों द्वारा नकार दिए जाने का यह प्रमाण नहीं है? स्वाभाविक सी बात है कि जिस प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए अगर आपके जीत का अंतर इस कदर गिर जाए तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि आपकी जीत तो जीत है, एक वोट की भी जीत है जी। लेकिन जिस व्यक्ति के सिर पर पूरे देश में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी रही हो, वह खुद उसके पास जीतने के लिए संकट हो जाए, उसको पोस्टल बैलेट में लोग नकार दें, तो एक नैतिक तो पराजय है ही है। आज ये बात एक तरफ की जा रही थी कि प्रचंड बहुमत से और रिकॉर्ड मतों से जीतने की जी। 8 लाख के बहुमत से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, 9 लाख के बहुमत से जीते हैं अजीत जोगी जी, 4 अमित शाह जी 4 लाख के बहुमत से जीते हैं राहुल गांधी, 1.5 लाख के बहुमत से जीतने वालों की तो लाइन लगी हुई है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, मैं उनके जीत से मैं इनकार नहीं करता, स्वागत योग्य है। लगातार 3 बार एक संसदीय क्षेत्र से जीतना भी इसको भी ऐसा नहीं कि आप इसको नकार देंगे जी। लेकिन इस तुलना में कि आप बात कर रहे थे 400 सीटों की, आप बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड मतों से जीतने की, उस संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि एक तरफ से यह नैतिक पराजय है जी। हेमंत जी, मैं समझना चाहूंगी महाराष्ट्र की तस्वीर, जिस तरीके से कांग्रेस को वहां पर फायदा हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फायदा हुआ, शरद